हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ कर रहे हैं। 9th वीडियो है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम कुछ एक वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक वीडियो एसपी बख्शी और दूसरे सोर्सेज से इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम लोग कर रहे हैं। अल्टरनेट वीडियोस बन रही हैं सीरीज़ के अंदर। और ये जो नंबर्स हैं मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ प्रीवियस ईयर के कि ये किरण प्रीवियस ईयर में आपको एग्जैक्टली इन्हीं नंबर्स पे ऑलमोस्ट ये वर्ड्स या ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, अपोजिशन, रिपग्नेंस और एंटीपैथी अगर है किसी को तो उसको एवर्जन भी कहते हैं। तो इसका आंसर एवर्जन भी हो सकता था, लेकिन बुक में इसका आंसर जो है एंटीपैथी दिया हुआ है, क्योंकि एंटीपैथी का भी मतलब होता है अननेचुरल, बेसिक और हैबिचुअल रिपग्नेंस, अवर्जन। और मैंने इसको थोड़ा रिसर्च करने की भी कोशिश की तो दोनों ही सेंस बन रहे हैं, लेकिन बुक में जो है इसका आंसर एंटीपैथी दिया हुआ है तो हम एंटीपैथी मान लेते हैं इसको, लेकिन एवर्जन भी इसका आंसर हो सकता था। वैसे एवर्जन कभी कभी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, एंटीपैथी हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इस वजह से भी एंटीपैथी इसका आंसर सही दिया होगा। अदरवाइज़ अगर एंटीपैथी ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो एवर्जन भी जो है इसका आंसर हो सकता था इस क्वेश्चन का। तो इसका मतलब आप सेकंड पे लगाइएगा, अगर एंटीपैथी और एवर्जन में आता है तो आप एंटीपैथी पे लगाइएगा। बाकी एपैथी का मतलब है कि कोई मतलब नहीं, इनडिफरेंस, एपैथी। डिस्पेयर का मतलब लॉस ऑफ होप, आप होपलेस हो जाएं, निराश हो जाएं तो उसको डिस्पेयर कहते हैं। तो वो तो डजेंट मेक सेंस, दे डू नॉट मेक सेंस एट ऑल। फिर है अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। अगर एक जनरल पार्डन, एक क्षमा मिल जाए, जनरल लोगों को माफ़ी मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? ऑफेंडर्स को उसको कहते हैं एमनेस्टी। इसको कहते हैं एमनेस्टी। पार्ले जो होता है, अपने पार्ले के बिस्किट, तो पार्ले का मतलब होता है एन इनफॉर्मल कॉन्फ्रेंस बिटवीन एनिमीज अंडर अ ट्रूस, स्पेशली टू डिस्कस टर्म्स कंडीशंस ऑफ सरेंडर। एक इनफॉर्मल मीटिंग को कहते हैं दुश्मनों के बीच में जब होती है, समझौते के तौर पे, या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाए सरेंडर करने की, क्योंकि एक जीत गई है एक हार गई है। तो ऐसी मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को पार्ले कहते हैं। तो पार्ले तो यहाँ पर नहीं। पैरोल, किसी इंसान को जो कंडीशनल रिलीज़ मिलती है प्रिजन से, उसको क्या कहते हैं? पैरोल कहते हैं। एक्विटल मतलब किसी को छोड़ दिया जाए, वो उसका गुनाह साबित ना हो, निर्दोष साबित हो जाए, या लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, सबूतों के अभाव में किसी को छोड़ना पड़े तो उसको एक्विटल कहते हैं। तो वो भी डजेंट मेक सेंस, तो एमनेस्टी यहाँ पर आंसर है। फिर है समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। तो किसी चीज़ के रिमाइंडर, किसी इवेंट के, किसी प्रोग्राम के रिमाइंडर के तौर पे उसको कहते हैं सोविनियर। उसको ट्रॉफ़ी या प्राइज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रॉफ़ी तो आप कोई चीज़ जीतते हैं तब आपको ट्रॉफ़ी मिलती है, प्राइज़ मिलता है। और एंटीक तो कोई चीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पुरानी है, पुराने दौर की है, तो उसको एंटीक कहते हैं। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनाते हैं, मतलब ये दे आर नॉट एट ऑल राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन। फिर है वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक अगर कोई है बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करने वाला, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस शो करने वाला इंसान या टेंडेंसी, तो उसको कहते हैं हिस्ट्रियोनिक। तो हिस्ट्री से हिस्ट्रियोनिक मत सोचिएगा, ये हिस्ट्रियोनिक जो है ड्रामा से रिलेटेड है, क्योंकि हिप्पोक्रेटिक जो है वो, हिप्पोक्रेटिक, ये बेसिकली रिलेटेड टू हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इज़ अ पर्सन जो, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक मेडिसिन के एक्सपर्ट थे, तो उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट हिप्पोक्रेटिक स्टडीज़, हिप्पोक्रेटिक मेथड्स, वो वहाँ पर कहा जाएगा। हर्सूट का मतलब होता है कोई हेयरिंग है, हेयरी है, शैगी है, मतलब बहुत बाल हैं, अजीब से हैं, मतलब घुंघराले टाइप के, इस तरीके के, तो हर्सूट हो जाएगा। फिर है हॉरी। हॉरी का मतलब है HOARY, कि ग्रे और वाइट विद एज, एंशियंट और वेनरेबल। कोई इंसान जो है सफ़ेद बाल किसी के हो गए हैं बिकॉज ऑफ एज,
तो उसकी वजह से सफ़ेद बाल वालों की रिस्पेक्ट भी की जाती है। कोई चीज़ बहुत पुरानी है तो हौरी कहलाती है, वो भी उस सेंस में भी हम हौरी इस्तेमाल करते हैं। तो ये और तो ऑप्शंस यहाँ पर अगर आपको मीनिंग पता होता बाकी वर्ड्स का भी तो आपके लिए आसान हो जाता। अगर नहीं पता है तो अब आपको पता चल गया है, और वैसे इसका आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट है। Whereas a figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles, वो figure of speech जिसके थ्रू एक चीज़ के बारे में कहा जाता है जिससे के जैसी कोई दूसरी चीज़ रिजेंबल करती है। तो इस केस में जो देखिए, एलिट्रेशन का मतलब तो अलग ही हो गया कि एलिट्रेशन का मतलब है जब सेम कॉन्सोनेंट या सेम साउंड ग्रुप से कोई चीज़ है, जो मैं कई बार आई थिंक पहले भी मैंने बताया हुआ है, एक दो जगह पे एलिट्रेशन आया हुआ है। वो जैसे हम पढ़ते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चा चाचा वाली आवाज़ आ रही है, तो या पा की कोई आवाज़ से कोई वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बने, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है, जो कविताओं में पोएम्स में इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टाइल मतलब थोड़ा सा उसमें डेकोरेशन लाने के लिए, उसमें जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए रीडर को। पर्सोनिफिकेशन ऐसा होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग पे कोई पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए, यानी कि आसमान को या क्या आसमान को या पहाड़ों को किसी बॉडी पार्ट से या उससे जो है रिजेंबल कर दिया जाए, इंसानी कोई चीज़ से रिजेंबल कर दिया जाए कि सूरज उगा तो खुश था। तो ये चीज़ें, खुश होना, दुखी होना किसी नॉन नेचुरल थिंग का, मतलब सॉरी नॉन लिविंग थिंग का, उसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब ऑप्शन यही बचते हैं सिमिले और मेटाफोर। तो सिमिले और मेटाफोर में इसका आंसर जो है सिमिले है बुक में, और वो ये भी है कि रिजेंबल का मतलब है, आप समझिए कि जब यू शी इज़ ब्यूटिफुल लाइक अ रोज़, जहाँ पर लाइक या एज आ जाता है वहाँ सिमिले होता है, जहाँ पर जिसको हिंदी में हम उपमा भी कहते हैं, तो जहाँ पर उस जैसा, तो उस जैसा में सिमिले आ जाता है। और मेटाफोर जो है, जब हम कोई दो अनलाइक चीज़ें होती हैं उनमें एक में दूसरे को एज इट इज़ कह देते हैं कि वो सूरज है, वो आसमान है, या वो बादल जैसा नहीं, वो बादल ही है बिल्कुल। तो इसमें हम मेटाफोर कहते हैं। मेटाफोर के लिए शायद श्लेष या दूसरा अलंकार होता है, मैं भूल रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये डिफरेंस है। तो सिमिले इसका आंसर आता है कि जहाँ पर रिजेंबलिंग है, और रिजेंबलिंग में आप क्या करते हैं, एज की तरीके से रिजेंबल करते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर इसको चेंज किया जाता है तो मेटाफोर की के लिए है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ टर्म और फ्रेज इज अप्लाइड टू समथिंग टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू सजेस्ट अ रिजेंबलेंस। तो थोड़ा वही डिफरेंस है उसके अंदर, एज नहीं आता है वहाँ, लाइक नहीं आता है मेटाफोर के अंदर। रिजेंबलेंस जो है बहुत मार्जिनल है, कुछ चीज़ों में रिजेंबलेंस है, लेकिन पावरफुल बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन को एज या लाइक नहीं लगाया जाता है। तो सिमिले इसका आंसर है। फिर है 284, द प्रोसेस बाय विच पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। जो प्रोसेस जिसके थ्रू कटनी की जाती है या छटनी की जाती है, लोगों की छटनी की जाती है, अमाउंट की को काट घटाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को पूछा है। यही कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, कि प्रोसेस पूछिए। तो प्रोसेस होती है बजटिंग, उसको क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं रिट्रेंचमेंट। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड अमाउंट ऑफ मनी, तो आंसर क्या आएगा, रिट्रेंचमेंट आएगा। प्रोसेस, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बजटिंग। तो इस वजह से लोग फर्स्ट और सेकंड में इस ऑप्शन में कंफ्यूज जाते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते भी हैं इन दोनों वर्ड्स के बारे में। बाकी सेविंग तो आपको पता है कि पैसा बचाना, बचत को सेविंग कहते हैं। क्लोजर, किसी चीज़ को या बिजनेस को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। फिर अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एट्सेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एट्सेट्रा आर केप्ट। एक स्मॉल रूम बड़े से हाउस में या होटल में, शिप में, जहाँ पर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड रखे जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसको किचन तो नहीं कहा जाता है, भले ही हमारे किचन में सब कुछ रखा जाता हो नॉर्मली, लेकिन किचन तो खाना पकाने की जगह होती है, तो किचन तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। मेज़ेनी
मेज़ेनाइन का मतलब होता है कि अ फ्लोर दैट इज़ बिल्ड बिटवीन दो टू फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड इज़ स्मॉलर देन द अदर फ्लोर्स। एक फ्लोर जो छोटा होता है दो बड़े फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग से, तो उसको मेज़ेनीन कहते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक वर्ड है, ये यहाँ पर तो कोई सेंस नहीं बनाता है। इसका आंसर जो है पेंट्री ही है, पेंट्री हाउस। पेंट्री, आपने जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो पेंट्री हाउस आपने सुना होगा कि पेंट्री हाउस खाना वहाँ पर रहता है, मतलब खाना और खाने के जितनी ये सारी चीज़ें, ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स रहता है। क्योंकि पोर्टिको जो है अ कवर्ड एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग यूजुअली सपोर्टेड बाय कॉलम्स। जो कवर्ड बिल्डिंग की एंट्रेंस से वो ऊपर कवर्ड एरिया रहता है, उसको धूप से बचाने के लिए आदमी जो है बेल बजा के खड़ा हुआ है तो धूप में ना खड़ा होना पड़े उसको, उसको कवर एरिया को क्या कहते हैं, पोर्टिको कहा जाता है। तो पोर्टिको भी यहाँ पर सेंस नहीं बनाता है। फिर है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। एक वो पार्ट्स ऑफ अ कंट्री या लैंड जो कि कोस्ट के पीछे की तरफ होते हैं या रिवर बैंक से पीछे की तरफ होते हैं, दूर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, स्वैम्प का मतलब तो होता है एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वैट लैंड। तो स्वैम्प जो है उसको कहते हैं, और मार्श भी उसी को कहते हैं, मतलब दोनों कीचड़ टाइप के एरियाज़ को। लेकिन स्वैम्प में और थोड़ा सा मार्श में डिफरेंस है कि स्वैम्प में जो है प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर पेड़ टाइप की चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। जबकि मार्शेस में जो है घास होती है, घास वाली दलदल होती है। तो वुडी प्लांट्स वाली दलदल जो है स्वैम्प्स कहलाती है, मार्शेस जो है ग्रास वाली दलदल कहलाती है। तो वैसे ये सिनोनिम्स हैं, स्वैम्प्स और मार्शेस। तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। फिर है इस्थमस। इस्थमस का मतलब है अ नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड दैट जॉइंस टू लार्ज पीसेस ऑफ लैंड। एक नैरो पीस ऑफ लैंड जो कि दो बड़े उनको जो है एरियाज़ को, बड़े लैंड पीसेस को जॉइन करता है, उनको क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। ये इस्थमस लैंड में के फॉर्म में है, और स्ट्रेट जो होता है STRAIT, वो जो है आपका नैरो पीस ऑफ वाटर होता है। तो ये भी यहाँ पर मैं बता दूँ, स्ट्रेट ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो इस्थमस को आप क्या कहते हैं? स्थल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में शायद, और स्ट्रेट को जो है जल डमरू मध्य कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, बचता है हिंटरलैंड ही इसका आंसर है। हिंटरलैंड ही उस पार्ट को कहते हैं जो बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक होता है। फिर है अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस करेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। एक रिटन स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जो कि उसके एम्प्लॉयर, उसका बॉस, प्रीवियस बॉस, या जहाँ पर वो एम्प्लॉय था कंपनी में, उसके लोग प्रोवाइड करते हैं उसको आगे के लिए कि ये ठीक अच्छा आदमी था, मेहनत की, या इसने ये काम किया और ऐसे ऐसे किया। तो इसको जो है, मतलब यूजुअली उसमें तारीफ़ ही होती है, प्लस पॉइंट ही होता है आगे के लिए। तो उस आगे जहाँ अप्लाई करते हैं वहाँ पर मांगते हैं, टेस्टिमोनियल मांगा जाता है पुराने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। क्योंकि मेमोरेंडम तो कोई भी शॉर्ट नोट आप जब किसी को रिमाइंडर के तौर पे देते हैं तो वो मेमोरेंडम होता है। तो आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि DM को मेमोरेंडम दिया, या किसी अथॉरिटी को मेमोरेंडम दिया गया कि ये कार्रवाई की जाए या इसको देखा, इस इशू पे ध्यान दिया जाए, तो वो मेमोरेंडम कहलाता है। सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली लाइसेंस, ये दोनों चीज़ें आप वैसे भी जानते हैं, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही लोकेलिटी में रहते हों, उनको क्या कहते हैं? इसमें देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, क्राउड और पब्लिक तो आप छोड़ देंगे, तो आसान से रिजेक्ट करना। कम्युनिटी और नेबरहुड में फ़र्क आपको हो सकता है, तो कम्युनिटी कहा जाता है उसको। एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक जगह पे रहती है, वो कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी भी हो सकती है, वो रेशियल कम्युनिटी भी हो सकती है, वो किसी प्रोफेशनल कम्युनिटी भी हो सकती है, एक तरह के प्रोफेशन में वो लोग हों, और भी रीजनल कम्युनिटी हो सकती है। तो कम्युनिटी कहते हैं उसको। नेबरहुड तो हम पड़ोस को कहते हैं, तो सिंपली कोई भी हमारे पड़ोस में रह रहा है वो नेबरहुड है। लेकिन कम्युनिटी यूजुअली जो ग्रुप ऑफ पीपल को कम्युनिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर, सॉरी, इसका आंसर 3 नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, इसका आंसर जो है 3 ही है, और इसका आंसर 1 नहीं है।
ठीक है, 3 इसका आंसर है, नेबरहुड इसका आंसर नहीं है। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट टर्न पे ये 9th वीडियो थी, तो 10th वीडियो आएगी, और फिर 11th वीडियो हम लोग करेंगे जिसमें हम फिर प्रीवियस ईयर के इस तरीके से क्वेश्चंस लेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। और अल्टीमेटली यही है कि ये प्रीवियस ईयर के इसीलिए करा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा ट्रिकी हैं, कंपैरेटिवली आसान नहीं है। जो बाकी के ऑप्शंस आप 296 और 294 के बीच में जो 295 होगा, या 286 से 293 के बीच के जो क्वेश्चंस हैं, वो कंपैरेटिवली मेरे नज़दीक वो आसान क्वेश्चंस हैं, तो उनको बहुत लोग कर लेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, या ये मॉडरेटली या बहुत अच्छी तैयारी वाले लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और नॉर्मल तैयारी वाले जो है इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मैं आपको कलेक्शन दे रहा हूँ। तो आई होप आपकी उससे तैयारी और तैयारी का लेवल और तैयारी की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर होगी, और इसकी वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसी नोट पे कि आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। ऑन दिस वेरी नोट, गुड बाय एंड टेक केयर।